कहा कि ये अतीक अहमद इतने लंबे वक्त तक टिका रहा, बचा रहा इसलिए क्योंकि उसे सत्ता का संरक्षण मिल गया, पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण मिल गया, इसलिए वो इतने दिनों तक जिंदा रहा, बचा रहा। मैं ये जानना चाहता हूं, इस पर बहस इन दिनों बहुत ज्यादा हो रही है। एक पार्टी कह रही है कि भाई इसके लिए दूसरी पार्टी जिम्मेदार है। इस बहस को किस तौर पर आप देखते हैं? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम मैंने नहीं लिया। मैं तो इतना कह रहा हूं कि राजनीतिक संरक्षण मिल गया। क्षेत्र के लोगों ने उसको जो है वो ये समझ के कि ये मसीहा साबित होगा हमारा, और उसकी दबंगई को ध्यान में रखते हुए, देखिए इंडियंस में, हिंदुस्तानियों में कहीं कहीं ये मानसिकता है कि वो जो अपना लोकल विधायक है वो बड़ा दबंग चाहते हैं कि दबंग विधायक हो, जिससे जो कह दिया उसने तत्काल करा दिया। तो ये इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं कि ऐसे लोग जब राजनीति में आ जाते हैं और विधायक, एमएलसी और एमपी बन जाते हैं तो उसका खामियाजा भी आगे चलकर भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए ये अब ये तो समय ही बताएगा, पर मेरा तो यही मानना है कि ये जो राजनीति में आ गया, एमएलए बन गया, शुरू में तो 2-3 बार इंडिपेंडेंट एमएलए बना, इंडिपेंडेंट एमएलए बन गया, तो क्षेत्र के लोग भी इसके लिए दोषी हैं कि उन्होंने कैसे व्यक्ति को चुना जिसके ऊपर बाद में आईएसआई और लश्कर तैयबा और आर्म्स स्मगलर्स से मिली भगत के आरोप लगे, जिससे महाराष्ट्र के स्मगलर, टेररिस्ट वगैरह पे से जिसके संबंधों का पता चला है। तो ये एक क्षेत्र का नाम भी बदनाम हुआ प्रयागराज का। प्रयागराज में पहले के समय मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था तो बमबाजी वगैरह हुआ करती थी इधर, तो काफी उस सब पे नियंत्रण लग गया था। पहले होती थी ये सब कि बमबाजी हो रही है। आपने देखा होगा वो एक पिक्चर बनी थी मेरे अपने, वो इसी के ऊपर बनी थी, प्रयागराज की स्टूडेंट पॉलिटिक्स और स्टूडेंट गुंडागर्दी को लेकर। अब ये सब चीजें बदल रही थी, काफी अपराध वहां पर काफी बदल चुका था, पर इससे अवश्य ही एक बदनामी हुई है प्रयागराज क्षेत्र की और उत्तर प्रदेश की, पूरे देश में। जैन साहब, आप तो सेवारत रहे होंगे जब अतीक अहमद माफिया के तौर पर काम कर रहा था, माफिया जाना जाता था, अभी तक वो उसे माफिया के तौर पर देखा जाता रहा जब तक उसका कत्ल नहीं किया गया, और आगे भी देखा जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं, इसे लेकर के डिपार्टमेंट यानी पुलिस डिपार्टमेंट में क्या परसेप्शन था? परसेप्शन माफिया का ही था। मेरी तो कभी तैनाती प्रयागराज जोन में नहीं रही है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो तभी छोड़ दिया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो इसके राजनीति में या इसके क्राइम वर्ल्ड में एंट्री से पहले मैं तो छोड़ चुका था, पर इसके बारे में सुनते रहते थे, और इसकी गुंडागर्दी, इसकी दबंगई, इसकी हेकड़ी और उस तरह के बहुत किस्से सुने हैं। अब उनमें किस में कितनी सत्यता है मैं उसको कह नहीं सकता, पर ये एक ऐसा हेकड़ गुंडा था जो अधिकारियों को भी धमकाने में, उनको अर्दब में लेने में जरा सा भी झिझकता नहीं था। क्या उस दौर में पुलिस अधिकारी इस जोन से निकलना चाहते थे? अगर आप कुछ बता पाए फेयर तरीके से, क्योंकि यहां तक भी मैंने सुना कि इस माफिया को जिस मामले में आरोपी बनाया जाता था, उस मामले से जो कुछ जजेस भी हैं उन्होंने भी अपने आप को अलग कर लिया था। अगर इतना खौफ किसी माफिया का रहा हो और उसका इस तरीके से अंत हुआ हो तो ठीक है, वो उसकी बात अलग है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस दौर में पुलिस अधिकारी या फिर आपका कोई जानने वाला पुलिस ऑफिसर चाहता था कि इस जोन से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि वो ईमानदार अफसर था? ऐसा मुझे ऐसा कोई किस्सा मेरे याददाश्त में नहीं है जी। हाँ, ये जरूर मैं सुनता था कि जजेस अपने को रेक्यूज कर लेते थे, सरकारी वकील गवाही नहीं कराते थे, गवाह हमारे डर के जाता नहीं था। ये तो जो एक एक्शन योगी गवर्नमेंट में माफियाज के खिलाफ शुरू हुआ, अतीक की 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्तियों को जब्त किया गया, तो धीरे धीरे लोगों का हौसला खुला और लोगों को ये लगा कि हमको गवाही देनी चाहिए। इसीलिए उमेश पाल भी लगा था। उमेश पाल को 2 गनर भी दिए गए। उमेश पाल अपने अपहरण केस में बहुत लगा हुआ था कि इसमें सजा हो जाए, सजा हुई भी, पर उसके ऊपर जाने के बाद हुई। पर यह है कि उसमें हमारे भी 2 जवान शहीद हो गए, बड़े यंग थे, यंग बच्चे थे, वो शहीद हो गए। तो पुलिस विभाग ने भी इसको लेकर कुर्बानी दी है।
पर मेरे ख्याल से अब सही दिशा में कार्य हो रहा है और अब इस गैंग को दोबारा उठने नहीं देना चाहिए। जैन साहब धन्यवाद।